आज हम मुख्तसर सी बात इस मौजू पर करने लगे हैं कि रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स। ये रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, और इसमें इसको उर्दू में कहते हैं फहमीदे हिसाब का दावा करना। ये रेंडिशन ऑफ अकाउंट का दावा कौन कब कर सकता है, किन हालात में कर सकता है, तो इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, इसके ऊपर मुख्तसर सी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा उस वक्त किया जाता है आमतौर पे जब आप देखते हैं कि कोई चेक का इशू हो ना, तो कुछ केसेस के अंदर 489F आपको मालूमात हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया कि जब कोई बंदा आपको चेक देता है और आपका चेक उसने जो दिया था दो मकासद के लिए, कि फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, उसके बदले में उसने आपको चेक दे दिया, या उधार लिया था उसके बदले में उसने चेक दे दिया। इन दोनों सूरतों में 489F लगता है और उस बंदे के ऊपर पर्चा हो जाता है, FIR दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में। लेकिन बाद सूरतों में हम चेक लेके कोर्ट में पहुंचते हैं, कहते हैं इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसको अंदर जेल में चले जाना चाहिए, ये वो कुछ ना कुछ हम आर्गूमेंट्स कोर्ट्स में कर रहे होते हैं। लेकिन कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, कहते हैं नहीं, यहाँ पर 489, अगरचे आपके पास चेक मौजूद है लेकिन इधर 489F नहीं बनता, यहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन नहीं लगता। जी क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि ये चेक तो उसने आपको दिया हुआ है, आपके पास है, लेकिन ये चेक जो है ये ना तो उसने कर्ज लिया था, दो कंडीशंस मैंने बताई ना तो उसने कर्ज लिया हुआ है आपसे और ना ही फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन के ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए ये दोनों में कैटेगरीज में नहीं आता। इसलिए ये चेक जो है आपका हिसाब किताब का मामला है। जब हिसाब किताब का मामला तो अदालतें कहती हैं जाके रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा करें, फहमीदे हिसाब का दावा करें। फहमीदे हिसाब का दावा सिविल कोर्ट के अंदर होता है। जब दो पार्टनर हैं, दो लोग हैं, आपस में चल रहे हैं, दोनों का हक है किसी बिजनेस के अंदर, और एक उनमें से ऐसा है कि वो क्लेवर है या ओवर क्लेवर है, लालची है, वो क्या करता है, वो हिसाब किताब नहीं करता, हिसाब देता नहीं है, कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या मैं कर रहा हूँ, तो वो ना गुमसुम सा रहता है, पर्दा सा रखता है, लालची होता है। अब इस सूरत में दूसरा जो पार्टनर है वो भी, उसका भी हक है, तो वो परेशान होता है। परेशान होकर वो कहता है हिसाब किताब करो मेरे साथ, आप क्यों हिसाब नहीं दे रहे, मेरा भी हक है इसमें। तो सीधी तरह वो बात करता है, तो लेकिन वो कोड़ा होता है दिल का, वो हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं होता। फिर कानून आपकी मदद करता है कि ये जो बंदा जो हिसाब मांग रहा था, ये बेचारा कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जाके एक दावा दायर कर देता है, उसके ख़िलाफ़ रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का या फहमीदे हिसाब का दावा कर देता है कि जनाब अली इसको कहें कि हिसाब किताब करके जो मेरा हक बनता है वो मुझे दे, जो इसका बनता है वो इसको। तो इस तरह फिर कोर्ट रेंडिशन ऑफ अकाउंट के दावे को, दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है। कोई कमीशन वगैरह अपॉइंट करना पड़े तो अदालत किसी बंदे को अपॉइंट करती है कि देखें इनके हिसाब किताब के मामलात को, कि ये क्या कर रहा है, इतना खुफिया सा क्यों रख रहा है। तो इन सूरतों में फिर फहमीदे हिसाब का या रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा अदालत के अंदर फाइल किया जा सकता है और उस बंदे से हिसाब लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इसमें यह भी हो सकता है एक तो दो पार्टनर थे और एक पार्टनर जो है वो लालची था या वो बदनीयत था, तो उसने वो हिसाब किताब कम करता है या नहीं करता, तो इस सूरत में रेंडिशन ऑफ अकाउंट दूसरे पार्टनर ने कर लिया। लेकिन बाद सूरतों में ऐसा होता है कि एक आदमी है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई कारोबार कर रहा था, उसकी डेथ हो गई, बड़ा भाई है, उसने जनाब सारे कारोबार पे कब्ज़ा जमा लिया, या वालिद साहब की डेथ हुई है तो उनका कोई और पार्टनर था। अब वालिद साहब जो फौत हुए हैं उनके जो दीगर वारसान हैं वो कहते हैं अब हमारा भी हक बनता है ना कारोबार के अंदर, सिर्फ बड़े भाई का थोड़ी हक बनता है, या सिर्फ हमारे वालिद साहब के पार्टनर वही चुप करके काम कर रहा है और हमें पूछता भी नहीं है, बताता भी नहीं है। इस सूरत में फिर जो उसके वारसान हैं इनके पास भी हक है, ये भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और जाके फहमीदे हिसाब का या रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा फाइल करके कि जनाब ये हिसाब किताब नहीं दे रहा, हालांकि हम वारसान हैं, हमारा भी हक बनता है। तो इस तरह ये वारसान भी जाके उधर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा कर सकते हैं। इसके अंदर कोर्ट फीस भी लगती है कि रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का, मिसाल के तौर पर आप क्लेम करेंगे कि हमारा इतनी तकरीबन लाख रुपया इनकम हो रही है, लेकिन ये तो हमें 10,000 रुपया दे रहा है, हमें तो 50,000 मिलना चाहिए।
उस हिसाब से कैलकुलेट करके तो आपकी कोर्ट फीस इसके साथ लगेगी। डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट है, जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उस हिसाब से, और मैक्सिमम आपको पता है 15,000 कोर्ट फीस लगती है, तो 15,000 तक मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकती है अगर अमाउंट कम आपने क्लेम की हो। नॉर्मली होता क्या है इन केसेस में, रेंडिशन ऑफ अकाउंट का जब दावा करते हैं ना, तो आमतौर पर लिख दिया जाता है दावे के अंदर कि कोर्ट फीस हम चस्पा करेंगे, वी आर रेडी टू पे कोर्ट फीस, लेकिन जब ये दावा डिक्री हो जाएगा, अभी तो कैलकुलेट करना है, फहमीद हिसाब का दावा आपने किया है कि हिसाब किताब किया जाए। जब हिसाब किताब किया जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट जब कैलकुलेट हो जाएगी कि हमारा शेयर जो है वो पर मंथ या टोटल इतना बनता है जनाब, हमारा तो 50 लाख रुपया बनता है, फिर हम उस हिसाब से पे करेंगे। तो फैसला हो जाए, डिसाइड हो जाए कि हमारा हक कितना है, और जितना हक होगा उस हिसाब से हम इंशाल्लाह कोर्ट फीस पे कर देंगे आफ्टर द डिसीजन ऑफ दिस केस। तो जब केस डिसाइड होगा तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो भी डिसाइड होगा उसके मुताबिक हम कोर्ट फीस प्रॉमिस करते हैं कि हम पे कर देंगे। तो बाद में भी पे की जा सकती है, कोर्ट को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि अभी तो कैलकुलेट नहीं हुआ, हिसाब किताब होगा तो पता चलेगा कि कोर्ट फीस कितनी बनती है। 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप कह रहे, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड पीरियड है, आप 36 साल बाद उठ के आ जाएं अस्सलाम वालेकुम, वो 36 साल पहले इसने फहमीद हिसाब का दावा हमने कर दिया, इसने हिसाब नहीं दिया था, ऐसा नहीं। विद इन 3 years आपको फहमीद हिसाब का 1 साल इतना ही काफ़ी है ना। अगर कोई हिसाब किताब नहीं कर रहा, ब्लंडर कर रहा है, 2 महीने देखें, 4 देखें, 6 महीने देखें, साल देखें, अब अनलिमिटेड पीरियड नहीं, 3 साल के अंदर अंदर आपको फहमीद हिसाब का दावा कर लेना चाहिए। इसमें एक कंडीशन ये भी है ये दावा दायर करने के लिए कि कारोबार का इल्म ना हो कि कारोबार है तो इसमें से इनकम कितनी है, मेरा राइट कितना बनता है। अगर तो आपको पता चल जाए कि मेरा राइट जो है सपोज़ मेरा 50 लाख रुपया बनता था, इसने मुझे देना था, लेकिन उसने तो मुझे 50 लाख की बजाय 20 लाख दिए, तो 30 लाख रुपया इससे मैंने रिकवर करना है, मैंने इससे लेना है। तो फिर फहमीद हिसाब का दावा, हिसाब तो किया हुआ है, आपके पास सबूत मौजूद है कि इसने 1 करोड़ रुपया कमाया था जिसमें से 50% शेयर मेरा है, तो मुझको 50 लाख रुपया इसने देना था। आपके इल्म में फहमीद हिसाब की ज़रूरत नहीं। फिर क्या होगा, जब आपके इल्म में है कि आपका कितना हक बनता है, आपने कितने पैसे इससे लेने हैं, फिर आप फहमीद हिसाब का रेंडिशन ऑफ अकाउंट का दावा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रिकवरी सूट फाइल करेंगे। तो ये भी है, दावा लिखते हुए आपको इस चीज़ की केयर करनी होगी कि आप ये ना लिखें कि जनाब इतने पैसे मुझे कम दिए, ना ना ना। अगर इतने पैसे कम दिए, कैलकुलेट आपने सारा ओके किया हुआ है, आपके पास सबूत, फिर तो हिसाब किताब तो नहीं है ना, फहमीद हिसाब का दावा थोड़ी होगा, फिर होगा सूट फॉर रिकवरी कि इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, रिकवर करवाया जाए, वो फिर और दावा बन जाएगा। तो ये रेंडिशन ऑफ अकाउंट में ज़रूरी है कि आपको इल्म ना हो, आपने हिसाब किताब करना है, ये आपकी डिमांड है कि हमने हिसाब किताब इस बंदे के साथ करना है। तो उम्मीद है आपने रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया। इसमें यह भी सीख है कि कर्ज़ ना हो। आपको जब वीडियो के स्टार्ट में मैंने अर्ज़ किया था कि कर्ज़ की बात आ गई तो फिर वो और सिलसिला, फिर रेंडिशन ऑफ हिसाब किताब तो नहीं है ना। आप कहते हैं कि 10 लाख रुपया कारोबार हम कर रहे थे, 10 लाख इसने कर्ज़ मुझसे लिया, तो रेंडिशन ऑफ अकाउंट हिसाब किताब मुझसे कर ले, नहीं। कर्ज है तो वो एक सेपरेट इशू होगा। यहाँ पर कारोबार की, बिज़नेस की बात होगी कि बिज़नेस के अंदर जनाब ये लेन देन कुछ मामला हो गए, तो ये जो कैलकुलेट नहीं कर रहा, हिसाब नहीं कर रहा, इसको कोर्ट के ज़रिए हम हिसाब करवाना चाहते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।